हरे 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 राम। हरे- क्या आवाज? हेलो। हेलो, 1 2 3। हेलो। पेन टॉनिक दो ना, कलम नहीं है मेरे पास। इससे लिखे क्या? लिखाता है, देखो तो। हाँ, दूर से ही लिखो। हेडिंग दो, सॉल्यूशन। बढ़िया है। जा। और कोई बाहर है क्या? नहीं, इतना ही, बाकी लोग तो घर भाग गया है ना, तो अभी कहाँ से दिखेगा? अरुताम दास कहे, योर लाइसेंस इज एक्सपायर्ड फॉर प्रोडक्ट। आ हा। जा। अब नहीं ना होगा। हाँ? सेंस बोर्ड का लाइसेंस एक्सपायर कर गया है। हे नाम संकीर्तन। दीन कृष्ण दास को है नाम संकीर्तन। प्रति जन्म में करे आसा, चरण दो। तो कहां तक हुआ? बताओ। हो गया? आए? ड्यूरेशन देखो, बहुत लंबा है। हो जाना चाहिए। ओ, हेलो। हाँ बताओ, कौन सा? 21 ले लेता हूँ, चलो आ जाओ। रुक। और हाँ, रुक। हाँ चलो, ये बोला। ये नहीं बन रहा है क्या? हमने बना बताई, क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। हमने जेई में एक बार आया था, जेई एडवांस के पेपर में आया था क्वेश्चन। डेंसिटी से और परसेंट से कैसे हम एम कैसे निकालते हैं, ये आना चाहिए। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, नहीं तुम लोग को लगेगा कि सर आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि बताने वाले नहीं हो। देखो, एन बाई भी 22% को हम मोल में कैसे करेंगे? 22 डिवाइड बाई, इसको किसे भाग देंगे? मोलर मास से। मोलर मास इसका कितना होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का? अब करके देखो, और क्या। है ना? 342 कहीं लिखा है क्या? यहाँ लिखा है ना, उठा लो ना। है ना? जा। इधर है। तो इससे भाग देंगे ऐसे, एक्चुअली हम भाग गलत दे रहे हैं यार, ऐसे नहीं देना चाहिए। तो ऐसे करते हैं, बड़ा सिंपल है। 22 बाई 342 मोल निकल गया।
वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास तो परसेंटेज में है तो सॉल्यूशन का 100 होगा, डिवाइड करेंगे डेंसिटी से, डेंसिटी ऊपर जाएगा, और डेंसिटी कितना है 1.253, बट ये डेंसिटी का, बट ये वॉल्यूम लीटर में होता है, तो वापस यहां 1000 से भाग देने का मतलब है ऊपर कितना से गुणा करना है, 1000 से। ये करो कैलकुलेशन, एम आ गया, काम खत्म। वॉल्यूम यहां लेते हैं लीटर में ना, हम वॉल्यूम जो लिख रहे हैं वो एमएल में आ रहा है, तो उसे एक एक हजार से भाग देंगे ना इसको, तो इसको 1000 से भाग दोगे तो ऊपर चला जाएगा, इसलिए 1000 ऊपर में चला गया, नहीं समझ रहा है लोग। ये वॉल्यूम लीटर में होगा। कैसे, डेंसिटी तो हम तो कहा, हम भी तो ही बोल रहे हैं कि एमएल में दिया है, तो एमएल में दिया हो तो वॉल्यूम तो एमएल में आएगा ना, तो वॉल्यूम एमएल वाले को हम लीटर में करने के लिए 1000 से भाग देंगे ना, तो 1000 से भाग देंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा ना, इसीलिए। ठीक है, एम आ जाएगा ना, तो एम से तुम एल निकाल लेना, वो फिर एम निकालना ही मुश्किल होता है। ओके, कौन बोल रहा था फिर, 22, 15, 22 क्यों बोलेगा यार, 10 नंबर देख लेता हूँ, अरे यार। रुको, हाँ आ गया। अरे यार इवन बहुत स्पीड में स्क्रॉल होता है, हाँ। ये वाला कल बताया था ना, बता दिया तो फिर पूछ रहा है सेम क्वेश्चन। और बोलो इधर, 23 बता देते हैं। बिन कृष्ण दासे को है, ये वाला। तो इसमें अब हम क्या बताएं, बताओ। ये तो मोल में क्वेश्चन पूछा था, वही वाला फिर है। एक्स का फॉर्मूला है एम अपॉन एम प्लस 1000/m w। एक्स के क्वेश्चन दिया है, वैल्यू देखो कितना दिया है, 0.2। एम ढूंढना है, और सॉल्यूशन बेंजीन में डाला है, तो बेंजीन का कितना होगा, 1000/78। एम निकालो, वही आंसर है। अरे हाँ, एम को देखो, इसने एम को एम नहीं बोला, एम को क्या बोला है, एक्स। तो हम एम निकाल लेंगे, एम ही एक्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा थोड़ा। और बोलो। ठीक है, 33, 29, ऊपर जाओ। ये तो हेनरी लॉ है ना, पढ़ाया नहीं, अभी कल पढ़ाया जाएगा। और बोलो। 31, कल बताया ना, नहीं बताया क्या, बताया नहीं बताया। अरे ये कुछ नहीं है, देखो ना, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। इसके यहाँ ये क्वेश्चन में देख लेना, ये कोई कैलकुलेशन में थोड़ा गलती किया है, 1/40 लिख दिया, 1/4 यहाँ लिखा है ना। 33 भी मैंने स्किप कराया ना, ये हेनरी लॉ का क्वेश्चन है। अरे ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन में लिखना ही छोड़ दिया है। अरे ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे ग्राफ ऐसे बना था, उस ग्राफ को देख करके कि बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। ये क्वेश्चन में फिर से डाला हूँ, DPP 3 में तुमको मिलेगा, वहां पे करेक्टेड है। हाँ, 60 क्वेश्चन का वो भी है, DPP 3, वो कल आएगा। ठीक है, आज DPP 2 का टारगेट है, तुम तो 1 में ही हो, ठीक है। तीन, इस चैप्टर में 3 DPP है टोटल, 3 DPP मिलाकर लगभग 150 120 के आसपास सवाल होते हैं। 30, कितना क्या, नहीं अभी तो हमने 200 नहीं कवर किया ना, हमने अभी ज्यादा, हमने 120 के आसपास ही किया है लगता। 36 है, तो ये हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, अरे यार मेरे यहाँ लिखा है हेनरी लॉ, फिर भी बोल रहा है। फिर से अगले DPP 3 में, इसमें जो जो क्वेश्चन नहीं कवर हुए हैं ना, वो DPP 3 में डालता हूँ फिर से, ताकि तुमको उलट कर देखना नहीं है, इधर DPP 3 में रहेगा ऑलरेडी ऐसा। हेनरी लॉ 50 सीधा चलते हैं, ठीक है। DPP 2 डिस्कस करना हमको ज्यादा जरूरी लग रहा है। और हाँ, अरे साला ये दाम नीचे चला गया, अरे बाप रे बाप। 50, फाफड़े, फाफड़ा, बोल नहीं रहा रे फाफड़ा। हाँ, साला ये बहुत स्लो चलता है, जिंदगी बहुत खराब। अरे क्वेश्चन ही गलत है, बताए कैसे, देखो। अरे वो क्यों गलत है ना, इसको सही मान सक के भी बना सकते। हम लोग नॉर्मली N1 किसको बोले हैं, सॉलिड। इसके तो तुम देखो ना, तो इसने ऐसा लग रहा है कि N1 इसने सॉलिड बोल दिया है, और N2 सॉलिड को बोला है। आंसर से पता चल रहा है, समस्या ये नहीं है ना, ये क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है
कि वो वन सॉल्यूट को मानना है कि सॉल्वेंट को मानना है। इसमें देखो इसके एक्सप्लेनेशन से पता तो चल रहा है कि N2 ऊपर लिखा है, इसका मतलब सॉल्यूट को इसने N2 माना होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि N2 मानना है? हाँ, उसको बताना चाहिए था एक्चुअली। ये स्मॉल एम जो है ना, अरे ये मोललिटी नहीं है, गिवन मास है। ये गिवन मास है, मोललिटी नहीं, गिवन मास है। गिवन मास अपन मोलर मास। तो इस सवाल में एरर क्या है ना, उसने स्पष्ट बताया नहीं है कि 1 और 2 किसको ट्रीट करना है। हाँ, अगर कैलकुलेशन देखोगे तो कैलकुलेशन से पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं घुमा फिरा करके। तो सवाल इनकम्प्लीट है, तो हम दिमाग क्यों लगाए फालतू में? पता नहीं किसी किताब का कोई क्वेश्चन था, छोड़ देते हैं। और बताओ, और बोलो भैया। हो गया होगा। कौन सा? 46? फिर 46 फिर पीछे यार, ये लोग तो खींचते खींचते हालत करा भाग यार। नमस्ते नरसिंहाय। 46 में क्या है? इसे तो जल्दी हम यार मोबाइल में देख के बता देते। तो इसमें समस्या आ रहा है कुछ, भाग देना है। मोलर मास का रेशियो ढूंढो। इसके सॉल्यूशन भी तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है, इसमें कहाँ कुछ दिमाग लगा है। केएफ से केएफ कट गया है। ये मोललिटी है, मोललिटी में मास सेम है, तो मोल सेम है, तो बचा है मोलर मास। मोलर मास का रेशियो पूछा है, इजी तो है। और बताओ, इधर हो गया। इसमें बाकी फिर कोई सवाल पूछने लायक है भी नहीं। मैं देख लेता हूँ, ये कुछ एक सवाल हो ये वाला। आ जाएगा करोगे तो। आए 62। ये वाला क्वेश्चन किए है ना? ये क्वेश्चन वहां से पूछा है, लास्ट लाइन पढ़ के देखो। मिक्सचर का सॉल्यूशन का कौन फॉर्मूला लगेगा? पाई 1 V1 पाई 2 V2 डिवाइड बाई V1 + V2, सीधा आंसर आ जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन छोड़ दो, इतना कोई याद थोड़ी रखेगा यार, हम फॉर्मूले में डालने से आ जाता है साफ साफ। 60। ये क्या बोला है? ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ेगा, तो ये देखो, सी होगा आंसर। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ेगा? पाई कैसे बढ़ेगा? जब एन बढ़ेगा, तो एन बढ़ेगा यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ा देंगे। ये क्या उल्टा सीधा फाफड़ा का लगता है, लफड़ा हो गया जिंदगी में। कुछ भी पूछना चालू कर दिया अभी। और कुछ बचा ही नहीं, खत्म हो गया, जाओ। इसमें तो और, इसमें नहीं है ना, हो गया। 70। फिर ऐसा ही कुछ बकवास पूछेगा, हमको पता है। देखो 70 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें से गलत कौन है बताओ, पहला सही है ना? इट इज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोस्टेटिक कॉलम, कल पढ़ाए थे ना, थर्स्टल फनल। उसको हाइड्रोस्टेटिक कॉलम उसी को बोलते हैं, लिख लेना कहीं लिखना हो तो। क्यों? अरे पढ़ने से पता चल रहा है, कॉलम है वो, इसीलिए हाइड्रोस्टेटिक कॉलम बोलते हैं। ये सही ऑप्शन है। बी देखो, इट इज द प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, ये भी सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन नहीं होता है जो बी ऑप्शन में लिखा है। सी पढ़ो, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज ओनली फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये क्यों ऑप्शन गलत है? देखो, ये लिखा है ना कि फ्लो जो है ना वो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड में होता है। होता है बट हमेशा नहीं होता है ऐसा। रिवर्स ऑस्मोसिस में तो उल्टा भी हुआ था ना। इसका मतलब फ्लो होने के लिए कंडीशन है प्रेशर। ये कंडीशन नहीं है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, है ना? प्रेशर है। अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड में ही प्रेशर ज्यादा लगा दोगे ना, तो उधर से ही फ्लो चालू हो जाता है। इसलिए सी ऑप्शन जो है वो गलत है। गलत नहीं है, मतलब सही है, इसके अकॉर्डिंग फॉल्स है। ठीक है। और बताओ, बोलो। DBB 2 लेते हैं, उसमें बहुत सारा सवाल है। ठीक है, खत्म। इधर होगा रे। 70। यार बाद में पूछ लो ना, छोड़ो अब। नमस्ते नरसिंहा। 73। हाँ, ये बोल रहा है ना, देखो अरे, लो कंसेंट्रेशन पे कौन सा स्टेटमेंट है जो इक्विमोलल एक्स में एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर देगा? पाई 1 कब पाई 2 के बराबर होगा बताओ? सब जगह ऐसा कहीं थोड़ी होता है। दो ऑप्शन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आई कुछ होता नहीं है ना, पाई का फॉर्मूला होता है ICRT। इलेक्ट्रोलाइट में आई होगा ना,
तो आई वैरी कर सकता है, आई बदलेगा तो वैल्यू बदल सकती है, जिसमें आई ही नहीं उसमें नहीं बदलेगा, इसलिए ऑप्शन बोलता है बी मार दो। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक इसमें कहीं कोई एग्जाम में नहीं आएगा, इसमें ना जेई में तो कभी आ ही नहीं सकता ये क्वेश्चन, फालतू का सवाल है। ठीक है, चलो मेन पे हम आते हैं, जो काम की बात करते हैं, डीपीपी 2 में। 24, 24, 12 दिख ही नहीं रहा है, जा। चलो इसमें आ जाओ, इसमें काम हमको करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन बताया था कल ना, सुधार करना था इसमें। चलो सेकंड बन जाएगा जी। सीधा 38 ही पूछ रहा है, इधर देख लो पहले एक बार। देखते चलो ना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखते चलना, जिसको कहीं रोको, जिसको रोकवाना है रोक देना। 13। और ये 13 है क्या? ये तो 9 है। इधर हो गया, इधर हो गया। ओके, ओके। हाँ, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है बताओ? आंसर नहीं आ रहा है क्या? इस बोल रहा है आ रहा है, तुम्हारा नहीं आ रहा है, जाओ तुम लोग अपने में पहले डिस्कशन कर लो। ये तो बोल रहा आ रहा है। लो, आ रहा है। तो आ रहा है तो इससे पूछना। ठीक है, एक कुछ तो कुछ गलती किया होगा ना, अगर सबका नहीं आता तो ठीक। अच्छा एक दो बात और, मैं कल कल जो, अच्छा पहले पहले कितने लोगों ने लिखा है नोट, दिखाओ, दिखाओ तो। कल पीडीएफ में से छापी हो कि नहीं छापी हो? तुम दिखाए प्राची? नहीं लिखा, अरे लिखना चाहिए ना। लिखा गया ना, ठीक है, ओके। लाओ भैया, हरिओम कहाँ लिखा है? अच्छा, कल वाला लिखा रे। हाँ नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा फिर। 10 बजे तक सेल्फ स्टडी था, तो ये लिख, सेल्फ स्टडी में ही तो लिखना था ये। ठीक है, लिखा रहा धीरज, लो। इसलिए पीडीएफ से नहीं पढ़ाना चाहिए, साला पीडीएफ को लिखता ही नहीं लोग है। आए, चलो कब लिखेगा? को दिख, देखो तुम्हें कोई आइडिया दूं, तुम्हें भाभी को भेज दो, बैठी रहती है। ठीक है, उनको कुछ सेवा में लगाओ, उनको बोलो ना। से, से, सेवा का जो फल होता है वो मीठा होता है ना? तो उनको बोलो कि थोड़ा कुछ सेवा कीजिए, तो उनको भेज दो पीडीएफ, है ना? उनको व्हाट्सएप पे भेज दो, हमारे व्हाट्सएप से भेज देना अगर तुम्हारे व्हाट्सएप ना हो तो। ठीक है। भेज करके उनको बोलो ना कि अभी हम जनवरी में आएंगे, लिख कर रखिए, है ना? क्योंकि आगे जो चैप्टर आएगा ना, एक चैप्टर और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जब आगे पढ़ाऊंगा, ये इसके बाद ये क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक के बाद, तो उसमें भी ऐसे ही नोट्स देंगे, वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आगे के कुछ एक दो चैप्टर में, एक चैप्टर में नोट्स से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि नहीं तो बहुत समय लगेगा इलेक्ट्रो पढ़ाने में, 2-3 महीना लग जाता है अगर ऐसे। हाँ 3 महीना लगता है अगर लिख लिख के पढ़ाएं तो। और अगर 1 महीना में इसको करना है तो नोट से ही पढ़ाना पड़ेगा, पिछली बार 12th को पढ़ाया था उसके लिखे हुए नोट्स हैं, तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अभी आदत डाल लो थोड़ा लिखने के लिए। ठीक है, तो ओके। हाँ एक बात मैं बोल रहा था, एक चीज लिखो ना, ये बहुत अच्छा बात तुमको बता रहा हूँ, लिखो तो। देखो, एक बहुत अच्छी बात है, कल जो लोगों ने लिख लिया है नोट्स वो ठीक है, नहीं भी लिखे हो तो कहीं पे लिख लो। कल हमने आई के बारे में पढ़ा था, एक्सपेरिमेंटल, अगर तुम रीड किए हो तो तुमको पता चला होगा, ये फॉर्मूला था आई का, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखा है उसमें। अरे आई का बेसिक फॉर्मूला, आई ही निकालना है, सिर्फ ए नंबर के टर्म में नहीं है, सिर्फ आई का फॉर्मूला ये था, डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, आई को ऐसे भी लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट की जगह क्या लिखते हैं? ऑब्जर्व्ड, सीपी, डिवाइड बाय, सीपी मतलब कैलकुलेट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, सीपी, है ना? अगर यही हमको एक्सपेरिमेंटल निकालना होता है तो कैलकुलेटेड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आई से। तो कॉन्सेप्चुअली एकदम क्लियर है, हम जितना फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें आई से गुणा किए हैं, क्यों? ये बताता है ना कि ये मामला कैलकुलेटेड हुआ होगा, आई से जैसे गुणा हुआ ना, ये कैसा आ गया? एक्सपेरिमेंटल हो गया, और हमको एक्सपेरिमेंटल ही निकालना होता है। ये बात तो तुम बोलोगे, ये बात तो कल ही बता दिए थे, नया क्या है? नया क्या है सुनो जरा ध्यान से, बहुत नया, बहुत खतरनाक है। जरा डेल्टा टीवी के फॉर्मूले को गौर से देखो तो क्या लिखा है? केबीएम। ये मतलब क्या होता है? मोललिटी का मीनिंग क्या होता है? मोल अपॉन केजी,
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, मोल का मीनिंग क्या होता है? गिवन मास अपॉन। अच्छा, इसका मतलब डेल्टा टीवी इनवर्सली किसका होता है? मोलर मास का। तो एक बात समझ में तुमको आया? इस फॉर्मूले को मोलर मास के भी टर्म में लिख सकते हो, लेकिन इनवर्स है ना। पूरा डीपीपी सॉल्व किया होगा ना, तो नीचे में एक सवाल था, उसमें आंसर गलत आ रहा है। वो गलत आने के पीछे रीजन है कि जब इस फॉर्मूले को कोलेगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में ना लिख करके मोलर मास के टर्म में लिखोगे ना, तो फॉर्मूला पलट जाएगा। देखो, इनवर्स है ना, तो ऊपर में चला जाएगा कैलकुलेटेड मोलर मास, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। और डिवाइड में लेंगे कौन सा? ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व्ड मोलर मास। इतना ही नहीं, किताब में तो इसको अलग अलग टर्म से रिप्रेजेंट करता है। सुनो, कैलकुलेटेड को ऐसे भी कई जगह किताबों में लिखा है, नॉर्मल भी लिखा है, नॉर्मल मोलर मास। और फिर डिवाइड में किसको लिया है? एब नॉर्मल मोलर मास। तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर के तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे मैं तो क्या बोलता हूं ना, मैं कल भी बोला था, जो वैल्यू बड़ा हो ना उसको न्यूमरेटर में रख दो। अगर मान लो समझ में ना आए, तो बड़ा वाला को न्यूमरेटर में रख दो, छोटा वाला को। लेकिन ये हमेशा सही नहीं। तुम्हारे बैच में पता नहीं किस बैच में पढ़ाया है, मेरे को ध्यान में नहीं कि तुम्हारे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है। पहले फिर से सुनो, फिर सुनो। एक्चुअली सब में सेम पढ़ाते हैं ना, पता नहीं चलता कहाँ क्या पढ़ा है। सुनो, देखो फिर से एक बार बताता हूँ। आई का वैल्यू डिसोसिएशन में क्या था, याद है किसी को? और इसमें छोटा था। अगर आई का वैल्यू 1 से बड़ा है, ये बड़ा कब होगा? जब ऊपर वाला बड़ा होगा। तो कोई क्वेश्चन में लिखा हो ना कि दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर नीचे किसको ले आए, हम बोलते हैं ना जो बड़ा हो ना उसको ऊपर ले लो, सीधा सा, और छोटा वाला को नीचे ले। ध्यान दे करके, वो एक ही कंडीशन में होगा, डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन है तो उलट देंगे, है ना। तो इसके ऊपर सवाल इसमें है, पीडीएफ में नीचे जाएंगे तो मिलता है। तो ये बात छोटा सा कहीं ऐड कर लो, लिख लो ना कहीं पे ये वाला। ये बात लिख लो, मोलर मास वाला लिख लो तो। ध्यान, इसको कहीं पे लिख दो। फर्क मतलब? नहीं, यही तो खेल है। ये देखो, अब तुम आ गया उस जगह पे ना जहां पे चैप्टर एक्सपोज हो जाता है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, यही इसका जवाब है जो तुम पूछ रहे हो। ये जो हम चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, वास्तव में तुम सोचोगे सर चैप्टर में तो आप आए, आपने वेपर प्रेशर पढ़ाना चालू कर दिया, रिलेटिव लोअरिंग पढ़ाया, फिर बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन पढ़ाया, ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? फिर ऊपर से आई पढ़ा दिए, सिग्निफिकेंस क्या है? तो आप तुमको बताता हूं सच क्या है। इस चैप्टर में जो हम चार पढ़े हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसका मेन उद्देश्य पता है क्या होता है? एक सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन करना। जैसे कि तुमसे हम पूछते हैं कि NaCl का मोलर मास निकालो, तो तुम निकाल देते हो ना कि Na का इतना Cl का ऐड करके निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके बारे में फॉर्मूला ही नहीं पता है, NaCl का फॉर्मूला पता है, तुम निकाल सकते हो। मान लो कोई ऐसा कंपाउंड जिसका फॉर्मूला नहीं पता है, उसको लैब के अंदर उसका मोलर मास कैसे निकाला जाता होगा? यही चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जिसको यूज करके मोलर मास डिटरमाइन करते हैं। कैसे? चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कॉमन पॉइंट है कि चारों में एम होता है। देखो तुम, RlVp में एक्स है ना, तो मोल फ्रैक्शन में मोल है। अब मोल है तो पक्का उसके डिवाइड में मोलर मास होगा। डेल्टा टीबी में स्मॉल एम है ना, तो मोल अपॉन केजी, वहां भी मोल है, उसमें भी मोलर मास होगा। डेल्टा टीएफ में भी मोलर मास होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन में मोल है, मोल में मोलर मास है। तो वास्तव में जो चार चीजें हम पढ़े हैं ना, ये क्यों पढ़े हैं? एक्चुअली क्या है कि हम लोग जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो ये सब नहीं सोचते। हम सिर्फ सोचते हैं क्या, फॉर्मूला क्वेश्चन करो काम खत्म। लेकिन अगर तुम किताब उलट के पढ़ो, एनसीईआरटी या सिंगेज वगैरह, थोड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम पास करने का फायदा नहीं, वैसे बता रहा हूं। तो उसमें बताया, उसमें लिखा होगा कि जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, इसका वास्तव में यूज है मोलर मास को डिटरमाइन करना किसी सॉल्यूट का। अब जो सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन करते हैं ना, उसके डिटरमिनेशन में प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे तुम बोले ना कि सर मोलर मास तो सब जगह सेम ही होता है, ऐसा नहीं होता है। मोलर मास वैरी कब करता है? देखो, हमें लगता है कि जैसे यूरिया है, तो यूरिया में हम बोलते हैं कि मोलर मास कैसे निकालेंगे जी, NH2CO ऐड कर दो। तो तुम्हारा ये जो कैलकुलेशन है ना, इसको थ्योरेटिकल कैलकुलेशन बोलते हैं, बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। लेकिन जब उसी यूरिया का मोलर मास निकाला जाएगा लैब के अंदर ना, एक्सपेरिमेंट करके,
वो भी आएगा उतना ही जितना थ्योरी से आता है। तो बोला जाता है कि इसमें आई का वैल्यू कितना था, 1 था। लेकिन जब NaCl में निकाला गया तो गड़बड़ है। NaCl के केस में मोलर मास जो हम निकालेंगे और जो लैब में निकलता है वो अलग अलग आता है। इसीलिए उसमें एक नया फैक्टर है जिसे मल्टीप्लाई करता है, उसका नाम है आई। तो वास्तव में खेल है मोलर मास का। तो मोलर मास डिटरमाइंड अलग अलग तरीके से होते हैं। हाँ, हम लोग जो मोलर मास जनरली पढ़ते हैं। और तुम्हें को एक बात बताऊं, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क नहीं है वैल्यू में। ऐसा नहीं है कि ये 10 है तो ये 10 लाख है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। तो हम लोग जो नॉर्मल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मोलर मास फॉर्मूला से निकाल लेते हैं और वो सही भी हो जाता है। बट प्रैक्टिकल में जब जाओगे ना तो मोलर मास डिटरमाइन करना पड़ता है लैब की। इसके अंदर एक मेथड है, उसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड वॉल्कर मेथड। जो बहुत हायर केमिस्ट्री वगैरह MSc वगैरह करते हैं तो उसमें लैब में हम लोग को सिखाया जाता है। उस प्रॉपर मेथड से हम मोलर मास निकालना सीखते हैं तो पता चलता है। तो कुल मिलाकर के मोलर मास हम लोग जो पढ़ते हैं नॉर्मली बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला वो तो हमको पता ही है, पूरी केमिस्ट्री में लगता है। बट प्रैक्टिकली मोलर मास वैरी करता है, इसीलिए हमको आई पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि सर ये दोनों काट देंगे सेम ही है ना, नहीं। ऐसे तो काट सकते हो, नॉर्मल से नॉर्मल कट गया और नीचे मोलर मास से मोलर मास कट गया, ऐब बच गया। तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐब। ठीक, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं, उतना डीप में को जाना मुश्किल हो जाता है। रीजन है कि हम लोग को जेई करना है, नहीं तो इस सबके पीछे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है। तो उसे प्रोफेसर लोग समझाते हैं कॉलेज में, हम लोग को सिर्फ जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो ये बात को थोड़ा लिख लेना कि ऐसे भी फॉर्मूले हो सकते हैं। ओके, तो देखो कहां पे थे, 16 नंबर। 16 तो 16 बताना पड़ेगा क्या? 16 तो बन जाएगा मुझे लगता है। हाँ, इसको आगे चलते। अरे ये दूसरा PDF खुल गया रे लगता है। लग रहा है 1 खुल गया क्या? इधर देखो, इधर बन गया होगा। संसार दाबा 38 बोल रहे हो? नलली ढलोखा। अब 38 के बाद कोई 16 मत पूछना, बहुत दिक्कत हो रहा है उसको नीचे ले जाने में। अब हम नीचे नहीं जाएंगे। B2 वाला बहुत परेशान करता है, उन लोग ऐसे करता है, कोई पूछेगा 40 फिर आगे सर पहला में दिक्कत है थोड़ा। देखो, तो इसमें इसमें क्या बताऊं, 6 ग्राम यूरिया पर लीटर है तो किसका आइसोटोनिक है? तो एक काम करो ना, 6 ग्राम यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेते हैं। पाई निकालो, कैसे निकालोगे? CRT। इसके जगह लिखेंगे N/VRT। इसके जगह लिखेंगे W/MVRT। चलो, W की जगह लिखो तो 6। यूरिया का कितना होता है? 60। वॉल्यूम कहीं नहीं, वॉल्यूम कहाँ है? ला, नहीं पर लीटर है ना, वॉल्यूम एक ही होगा। नहीं लिखा हो तो एक मान लेते हैं जिंदगी में। RT मत कैलकुलेशन करो, हमें लगता है नहीं तो बोकागिरी हो जाएगा फिर। क्योंकि RT तो कांस्टेंट रहेगा। इतना वैल्यू निकाल लो, कितना बचा? 0.1 RT। अब इसमें मैच करो 0.1 और किस में आता है आंसर में। तो एक एक ऑप्शन को चेक करो, बी बोल रहा है तो बी चेक करके देखो, लगता है बी हो जाएगा। सुक्रोज मतलब जानते हो ना, चीनी। अरे सुक्रोज चीनी को बोलते हैं। तो चीनी का 342 ग्राम होता है, ये वही बी है। 303 देखो, करो ना 34 पॉइंट, तुम्हें 342 से भाग देंगे तो 0.1 आएगा, यही आंसर बी है, सही है। ये भी आ रहा है। ए, माथा खराब है। इसमें आई लेना पड़ेगा। अरे भैया, ये नॉर्मल सॉल्यूट था यूरिया ना, इसमें I1 होता है, इसलिए आंसर इसमें तुम लोगों को तो I2 हो जाएगा, तो आंसर बदल जाएगा फिर। गड़बड़ है। और बताओ, ये ठीक है? ठीक है, कर लोगे, कर ही लिया होगा जिंदगी में। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट सब हो जाएगा। इसमें इसमें ऑप्शन में गलती है। यहाँ पे पॉइंट है, 4 बार रेशियो थोड़ी ना होगा। हम एग्जाम में यही मार देंगे, पता है क्यों? क्योंकि 4 बार रेशियो लिखा है, अलग दिख रहा है। ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे देखो। ये बताओ, हो गया होगा। ΔTF। ठीक है, IKF है। ये हो गया है। यहां से ये एलन के सीट में से डाला है, इसके आगे 46 से आगे वाला। ये वाला क्या? 48 में तो पक्का डाउट होना चाहिए। नहीं हुआ तो कैसे गल
नहीं डाउट होगा तो दिक्कत है। कई लोग को लग रहा है ए आंसर होना चाहिए लेकिन बी है। सही है ना? तो तुम समझ गए, इसका पहले ही तुम लोग समझ गए, बताने से पहले है। हाँ, पोटेंशियल डाउट है, ठीक है। देखो देखो देखो, 21 का रेशियो दिया है फ्रीजिंग पॉइंट का ना। देखो, तो डेल्टा TF1 अपॉन डेल्टा TF2, I1 अपॉन I2। तुम बोलोगे सब KF ही सब क्यों नहीं लिखा, सब कट गया, इक्विमोलल कट गया। ये दोनों का रेशियो कितना है, 2/1। तो I1 अपॉन I2, I2 कितना होगा देखो तो, I1/2। I1 मतलब किसका आई, एक ही आई। एक ही आई कैसी है, नॉर्मल में कितना होगा 1। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 1/2। 1/2 एक से छोटा है ना आई, तो एक से छोटा होगा तो क्या होगा, ऐसे करना था, है ना? तो सीधा तो था। 49 बताओ, 49 हो गया होगा। ये गलत आंसर है ना, 50 तो पक्का एकदम गलत, क्या बोलते हो, है ना? तो गलत है, भांटा फैक्टर 1 होता है उसमें। ये सब ठीक है। 56, हाँ ये बताना, ये तो पक्का ही बताना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ये सबसे अच्छा सवाल है, मोस्ट प्रिडिक्टेड सवाल लगता है, जेई मेन में आ सकता है, अभी तक नहीं पूछा है ये सवाल, है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो बन जाएगा। देखो भैया आ जाओ, सबसे पहले इसकी कोई बनाया क्या, किसी बना क्या, समझ लोगे तो बन जाएगा। ये सवाल समझने में दिक्कत हो रहा है इसलिए नहीं बन रहा है। सॉल्यूट ए इज टर्नरी, लो यहीं पे लफड़ा हो गया। ये टर्नरी क्या होता है, टर्नरी क्या है, ये दिक्कत है। तो लिख लो पहले, कहीं पे लिख लो फिर से। आओ भाई, क्या लोटल है ये, पटकते रहता है दिन, फालतू वाला काम करता है यार ये लोग। कहा हुआ, हाँ, एक बात कहीं लिख लो, जगह ऐसे बना के गोला बना लो डब्बे के भीतर, लिख लो, बाइनरी सॉल्यूट किसको बोलते हैं। सॉल्यूशन नहीं है, तुम लोग गड़बड़ क्या कर रहे हो ना, तुम लोग सोच रहे हो कि सर आप तो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ाए थे जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, बाइनरी सॉल्यूट है। तो सुनो क्या होता है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। NaCl को ब्रेक करोगे तो ऐसे बनेगा ना, लेकिन देखना, तुमको खुद पता चल जाएगा कि कहां पे प्रॉब्लम है। इसका एक एग्जाम्पल लिखता हूं, MgCl2, ये कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा। ए देखो ना, तुमको कुछ पता चला, इसके प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट कितना है, और इसके प्रोडक्ट में, हाँ आइडिया लग गया ना। बाइनरी उसको बोलते हैं जिसके प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट 2 हो, और टर्नरी वो है जिसके प्रोडक्ट में 3 आए कोएफिशिएंट, उसको टर्नरी बोलते हैं। यानी तुम बोल सकते हो MgCl2 टाइप का, MgCl2 टाइप वाले को हम टर्नरी बोलते हैं। तो ये छोटा सा बात कहीं लिख लेना जगह हो तो, अगर ये पता चलता है तो फिर हम बना सकते हैं जिंदगी में। तो बाइनरी इसको बोलते हैं जिसमें 2 आगे आता है। चलो भैया, ठीक है, लिख लो। आए, 4 होगा तो उसको क्वार्टरनरी बोलेंगे। पॉलिनरी तो पॉली ऐसे तो पॉलिनरी तो सब कहलाता है, 2 से ज्यादा होता है पॉलिनरी होते हैं, लेकिन 4 होगा तो क्वार्टरनरी बोल देंगे, फिर और क्या, तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। हाँ, तो अभी देखो मैं बनाता हूं इसको। ए कैसा है, टर्नरी है, यहां तक पता चला। और बी कैसा है, बी तो नॉर्मल लग रहा है, देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ बी प्रोड्यूस एन ऑस्मोटिक प्रेशर 2p। एक काम करो ना, आ जाओ, बी का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं, देखना, पाई इज इक्वल टू CRT। देखो बाबू इधर देखो, सी कितना लेंगे, 0.1 RT। ये वैल्यू किसके बराबर लिखा है, 2p। चलो यहां तक तो सही है, फिर से सवाल पढ़ो। देन 0.05 m सॉल्यूशन ऑफ ए। एक काम करो ना, ए का भी पाई निकालो तो कितना आता है, लेकिन ए टर्नरी है, मतलब इसकी आई लेनी पड़ेगी। तो ICRT, और आई कितना होगा, 3, और सी इसका कितना है, 0.05 RT।
अब सवाल ये है सवाल ये है, इसके पाई को देखो, ये देखो ना, इसके पाई, ए फाफड़े, ए बंद करो टैब, ये पाई को पी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैथमेटिक्स है। इसके पाई को पी के टर्म में कैसे लिखेंगे, देखो, आर टी को कितना लिखेंगे बताओ तो, 2p/0.1। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो 3 × 0.05 × 2p/0.1, देख लो 30 आएगा आंसर, सॉरी 3 आएगा। फोर्थ, ये क्वेश्चन था। मतलब को हुआ कुछ नहीं, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है और बी के टर्म में लिखना है, तो पी में आ जाता आंसर, सीधा तो था, समझना था, सिर्फ हो गया, है ना। ठीक है भाई, आओ और बताओ, बताओ ना, ये क्या बोलते हो ही हो जाएगा। 60 नंबर, 60 बताना पड़ेगा क्या? अरे देखो 60 तो ठीक है ना, 5.8% NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर है? तो फिर अगेन ऑप्शन चेक करो, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, बाकी सारे ऑप्शन में मिलाएंगे, जिसका पाई 1 पाई 2 मैच करेगा वो आंसर चिपका देंगे। करना पड़ेगा, करके देखो जिंदगी में, है ये वाला आ जाता है ये अरे गड़बड़ है क्या? ठीक है ठीक है, ये वाला बताओ, ये नहीं हुआ। अभी फॉर्मूला जो पढ़ाया उस पे है, देखो, I = M नॉर्मल ऊपर लेते हैं ना, डिवाइड बाई एब नॉर्मल, तो यहां पूछा है एब नॉर्मल होगा M नॉर्मल/I, तो I उससे मल्टीप्लाई होगा तो इनवर्स में होना चाहिए। तो देखो सब में इनवर्स से कुछ नहीं कर सकते हैं इसका मतलब I निकालना पड़ेगा, तो इसका I कितना होगा, यही आएगा 1+4 अल्फा, इससे गुणा कर देना तो ऑप्शन आ जाता है, ऐसे करके। रुतराज, ये मार दिया है बाबू, है ना, बढ़िया है जी। और इसमें थोड़ी गलती है, देख लो, मैं पहले बता देता हूं, इसको ब्रेक करके लिखो तो कैसे लिखोगे बोलो तो, रुतराज बोलो ना, इसको ब्रेक करे कैसे लिखेंगे, लिखो 2Hg, गलत है, गलत है। हमने हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था ना, ये एक्सेप्शनल ब्रेकअप होता है, Hg22+2Cl-, इसमें एन की वैल्यू कितनी आएगी, 3, बाकी आए का देख लो, मैच करता है वो ऑप्शन, ये एक्सेप्शनल है, इसे टूटता है जिंदगी में। तो ये तुम्हारा हो गया खत्म। तो 2 मिनट पानी पी लो, फिर वो जो कल PDF भेजे थे ना, उसको और थोड़ा पढ़ा देते हैं। हमारे पास 3 दिन और बच्चा हुआ है ना, सैटरडे तक सब खत्म करना है। अगर फ्राइडे को ही निपट गया तो सैटरडे को बढ़िया कहानी सुनाऊंगा, एकदम बढ़िया मजेदार। नहीं निपटा तो कोई दिक्कत नहीं है है ना। और सॉल्युबिलिटी पढ़ाना है, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आना पड़ेगा, है ना, मना मंगाऊंगा, टेंशन मत लो। कोल्ड ड्रिंक्स ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी पढ़ाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाना जरूरी है। अभी देखो, अगले वीक की प्लानिंग कैसी रहेगी, अगले वीक में इनऑर्गेनिक तुम लोग का हो जाएगा चालू, ठीक है। तो तुम लोग फिजिकल धीरे धीरे भूलना चालू करना है ना, लेकिन भूलने हम नहीं देंगे, हम प्लान बी ला रहे हैं है ना, प्लान बी। प्लान बी क्या है कि वीक में देखो, हमने पहले तुमको एक वचन दिया था, वो वचन टूट गया है। हमने वचन दिया था कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे, लेकिन हमने कुछ दिन किए फिर रुक गया, उसका रीजन बहुत स्पष्ट है, क्योंकि 12th के टीचर की रिकॉर्डिंग चलती है वहां पे, और 12th का अभी एग्जाम उनका है, तो उनका रिकॉर्डिंग ज्यादा अर्जेंट हमारे से ज्यादा है, तो हम दूसरा रास्ता ढूंढ लिए हैं। रिकॉर्डिंग हो या बाहर में जाए, हम वीक में 2 क्लास रखेंगे एक्स्ट्रा, शाम में 1 घंटे का, प्योर एडवांस का, सॉल्यूशन तक तुम बना लो, पूरा मेंस का क्वेश्चन कर लो, नीट वालों के लिए ऑप्शनल होगा, नीट वाले आना चाहें, नीट वाले कोई दिख नहीं रहा है अच्छा 2 लोग दिख रहा है इधर, लड़कियों में नहीं है, सब भाग गए हैं। दिशा कहाँ चली गई, छोड़ दी ना, क्यों चली गई उधर? बायो का क्लास है, तो इसका मतलब अगला बैच फिर उसको वहां अटेंड करेगी, वो बिफोर में अटेंड करेगी। तो अगले वीक में क्या करेंगे, देखो ना रे बाबू धीरज, तो अगले वीक में क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन से उठाएंगे,
सॉल्यूशन के एडवांस के पीवाई के पूरा सॉल्व करेंगे। एक दिन में एक चैप्टर रखेंगे टारगेट, नहीं तो 2 क्लास लेगा तो भी चलेगा। फिर थर्मो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, फिर हम आएंगे आयनिक, फिर ऐसे करके ये कब तक चलेगा? जब तक तुम्हारा GT6 नहीं आ जाता है ना। तो GT6 माने 31 दिसंबर तक। तो कुल 31, सॉरी, 31 जनवरी। तो मोर और लेस 1 महीना हम चलाएंगे। 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 दूनी 8 क्लास तो कम से कम होगा। तो 8 क्लास में हम निपटा देंगे 2-3 चैप्टर, तो आराम ही इधर 2-3 ही चैप्टर 11th के हैं, ये बोला। ऐसे करके तो मेंस लेवल तक तुम लोग कर लो। नीट वालों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट एकदम ही नहीं है, नीट वाले मत आना टाइम पास करने। उसमें हम सिर्फ वही पढ़ाएंगे, पीवाईक्यू लेंगे, एडवांस का सब सॉल्व करेंगे। देखो प्लान भी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो उसमें हम लोग करेंगे उसको, ताकि वो छूटे नहीं, है ना। क्योंकि फिर अभी तुम लोग अभी 4 तारीख तक इधर हो, पता है? 4 तारीख तक इधर हो, फिर से RMD में जाओगे। हाँ, फिर से RMD से फिर से वापस आओगे। हाँ, GT6 के बाद पूरा इधर आ जाओगे कंप्लीट। कम ये कैमरा नहीं है ना, अभी प्रॉब्लम होता है, कैमरा से मजा आता है थोड़ा पढ़ाने में, रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं होती है। तो अभी कैमरा इधर लग जाएगा तब तक, है ना। GT6 आते आते तो अभी थोड़े थोड़े इधर क्लास होंगे, थोड़ा उधर होगा, ऐसा। तो उसके बाद फिर ये हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। फिर तुम्हारे इनऑर्गेनिक भी सर करा देंगे 1 महीने में। इनऑर्गेनिक तो 1 महीने में सर कराएंगे, मतलब तुम समझ लो कैसे कराएंगे। क्योंकि है ना, उनके पास सब PDF लिखा हुआ उनके पास भी है। तो वो पूरा PDF तुमको देंगे और क्लास में खाली एक्सप्लेन करेंगे। तो उनको 1 महीने में 2-3 चैप्टर खत्म करने हैं। केमिकल बॉन्डिंग, ये फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और D&A ब्लॉक। तो इतना है, तो इसका मतलब बहुत स्पीड पढ़ाएंगे। हमें लगता है 1 हफ्ते में सब खत्म कर देंगे, 1-2 हफ्ते में ऐसा करेंगे। हाँ, क्योंकि 1 महीने में 4 हफ्ता होता है। तो 4 हफ्ता में 3 चैप्टर, मतलब तुम समझ लो कि बहुत जल्दी पढ़ना पड़ेगा। वैसे इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना होता है। क्लास में खाली सुन लो ध्यान से, बस काम खत्म हो गया। और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उतना से हो जाएगा। सवाल इसी में सबसे ज्यादा बनाना पड़ता है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें, अभी हम लोग बहुत काम बाकी है। तो वो PDF खोलो तुम, ठीक है। तो यहां पे क्या क्या खत्म हो गया, तुम समझ लो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गया पूरा, और चैप्टर का यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन था। इसी से क्वेश्चन 90% आए हैं PYQ में। आगे जो पढ़ेंगे वो सिर्फ 10% को कवर करता है, सिर्फ 10%। 90% यहां तक आता है। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे सवाल आते हैं, आई के साथ मिला करके। कहने के लिए हमने आई बाद में पढ़ाया है, वैसे टॉपिक वही है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, 2 DPP में हमने इसको निपटा दिया। इसके PYQ तुम देख लेना, सारे के सारे बन रहे हैं। आगे अब थोड़ा बदलाव है, छोटे छोटे टॉपिक है। थोड़ा आज करेंगे, थोड़ा कल कर लेंगे, कल निपट जाएगा। फिर इसके ऊपर DPP 3 देंगे 60 क्वेश्चन का, वो भी खत्म हो जाएगा। तो सारा हम सैटरडे तक निपटा देंगे। ये DPP PDF ये खोलो तो, खोल लो। कल जहां पे हम लास्ट किए थे ना, उसके नीचे PDF में देखो लिखा होगा डेविएशन ऑफ रॉल्ट्स लॉ। देखो तो, डेविएशन ऑफ रॉल्ट्स लॉ फ्रॉम, क्या लिखा है? फ्रॉम, फ्रॉम पार्शियल वेपर प्रेशर। अब ये जो टॉपिक है ना, हाँ, हाँ, एक्चुअली शॉर्ट में लोग पार्शियल प्रेशर ही लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में तो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। शुद्ध शुद्ध बोले तो वेपर प्रेशर बोलना चाहिए, अशुद्ध बोलना है तो चलेगा, है ना। देखो, तो ये जो टॉपिक है ना पूरा वो है, मतलब ही है, वो एकदम थ्योरी है। कोई न्यूमेरिकल इस पोर्शन से नहीं आते हैं, तो चुपचाप खाली सुनते जाना। अच्छे तरीके से सुना। तो B2 वाले और गधोल ने तो अच्छा नहीं से नहीं सुना वो लोग, लेकिन तुम लोग अच्छा से सुन लो, ठीक है, कम से कम। देखो भैया, सबसे पहले नीचे और टेबल में आओ। ग्राफ बाद में देखेंगे, पहले टेबल देखो। पहले टेबल में आओ नीचे। तो नीचे टेबल बना है लंबा, है ना। ये टेबल तुमको छापना है। छापते समय ध्यान देना, जहां जहां हम कटिंग किए हैं तुमको एज इट इज वैसे कटिंग नहीं करना है। तुम ये मत सोचना कि लगता है उस सिलेबस का पार्ट है। वो लिखने में हमसे गलती हो गया, इसलिए हमने काट दिया था, है ना। क्योंकि मैं ही लिखा था इसको, पिछले बार 12th वाले को पढ़ाना था अप्रैल में, उसको पढ़ाया था तो लिख के दिया था। तो देखो भैया, तो बड़ा थ्योरी है, ध्यान से सुनो, पूरा प्रवचन है। देखो, कई प्रकार के सॉल्यूशन है हमारे दुनिया में। तुम बोलोगे कि सर अब तक तो इतना पढ़ाए हो, दिमाग नहीं काम करता। कभी बोलते हो डाइल्यूट, कभी बोलते हो कॉन्सेंट्रेटेड, कि कभी बोलते हो सैचुरेटेड, कभी अनसैचुरेटेड, कभी सुपर सैचुरेटेड। आया था ना, उधर आया था सॉल्युबिलिटी के अंदर, आयनिक इक्विलिब्रियम में। फिर आज बोल रहे हो कि सॉल्यूशन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, आइडियल होते हैं और नॉन आइडियल भी होते हैं। तो ये तो बड़ा ही लफड़ा है यार। तो देखो, हर चीज का कैटेगराइजेशन जो होता है ना, वो कुछ क्लासिफिकेशन के आधार पे करते हैं, कुछ पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर करते हैं। जैसे अगर कोई बोले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट, तो 2 प्रकार के होते हैं सॉल्यूशन, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। जब सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। तो वो एक क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ये अलग बेसिस है। ये है ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के आधार पे 2 सॉल्यूशन होते हैं,
आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सुनते चलो, जिसको समय बचाना है तो साथ साथ थोड़े थोड़े लिख भी सकते हो, या सुन लो बाद में लिख लेना। देखो, अब सुनना जरा ध्यान से, आइडियल और नॉन आइडियल में अंतर क्या है। देखो, हमने रॉल्स लॉ में एक फॉर्मूला पढ़ा है। कहां से आ गया रे, इधर से लाओ नोट। देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा, पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, पढ़ा ना, कि ए और बी से मिला करके अगर सॉल्यूशन बनाया गया है तो सॉल्यूशन की टोटल प्रेशर का मतलब होता है ए और बी का पार्शियल प्रेशर का सम। इसको बोलते हैं रॉल्स लॉ, दो सॉल्यूशन वाले केस में। तो बोला जाता है कि वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है ना, उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल है। तुम बोलोगे नहीं कैसे करेगा सर, कैसे नहीं करेगा, देखो, मान लीजिए ए का पार्शियल प्रेशर 10 है और बी का पार्शियल प्रेशर 5 है, तो टोटल कितना आएगा, 15। अब सुनो, हमने थियोरेटिकल, फिर से आता है वही, कैलकुलेशन से किया तो ये 10 आया और ये 5, टोटल कितना आया, 15। हम लैब के अंदर में गए और लैब के अंदर में एक्सपेरिमेंट किए, वहां से भी पता चला कि टोटल प्रेशर कितना था, 15 था। इसका मतलब हमारा किया गया कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंट से जो टोटल आया वो भी क्या है, सेम है। उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन नॉन आइडियल में लफड़ा होता है। नॉन आइडियल में प्रॉब्लम क्या है कि मान लो, देखो भैया, ये तुम बोले हो 10, सुनना ध्यान से, और ये है 5। तुम्हारा कैलकुलेशन कहता है कि कितना होना चाहिए, 15। लेकिन जब तुम प्रैक्टिकली ढूंढा ना, तो पता चला कि साला 15 नहीं है, दो केस है। एक केस में मिला कि सर ये 20 हो गया और दूसरे केस में 2 आ रहा है, लफड़ा हो गया। मतलब कि दो केस क्या है ना, कि हमारा जो आने वाला वैल्यू है अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन, एक्सपेरिमेंटल, या तो उससे ज्यादा हो सकता है या तो उससे कम। देखो, बराबर है तब तो आइडियल है, अगर उससे ज्यादा है तो भी नॉन आइडियल है, और कम है तो भी नॉन आइडियल है। तो इसके आधार पे नॉन आइडियल में भी दो कैटेगरी है। अगर ज्यादा है तो बोलते हैं नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, उसमें लिखा होगा। और अगर कम है तो उसको बोलते हैं नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन। थोड़ा अपने मन से थोड़ा चार्ट बना लो, अभी कुछ कुछ चीज अगर ऐड करना हो सकता है तुमको लगे कि सर इसमें कुछ बातें हमें लग रहा है कि नहीं लिखा है, तो तुम ऐड कर सकते हो। जैसे हमने पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्ट लिख दिया है, नॉन आइडियल हमने कहीं लिखा ही नहीं है, देखो तो, है ना। तो तुम चाहो तो लिख लो, अगर कुछ कुछ ऐड करना हो तो, ऐसे करके। तो ये पहला बात पता चला कि आने वाली वेपर प्रेशर, टोटल टोटल प्रेशर अगर बड़ा हो कैलकुलेशन से, तो वो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, छोटा हो तो निगेटिव। याद रखना आसान है, रट भी सकते हैं। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, बड़ा है तो पॉजिटिव है। लेकिन अब इसके अंदर की बात को समझते हैं। सर ऐसा रीजन क्या है कि किसी का प्रेशर ज्यादा हो जाए, मतलब कितना गजब बात है यार। अब थोड़ा मैं इसको खड़ा होकर के बताता हूं, थोड़ा एक दो डेटा से समझाते हैं। देखो, डेटा क्या है ना, देखो, डेटा से समझते हैं। देखो बाबू, देखो, आओ समझो, ये है ए और इधर है बी, इन दोनों को मिला करके हमने मिक्सचर बनाया है ए बी। अच्छा सुनो, अगर ए है तो इसमें जितने पार्टिकल्स होंगे वो सब किसका होगा, बोलो तो, ए का। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं ए अट्रैक्शन, या इंटरैक्शन बोल सकते हैं। और अगर ये बी है तो बी के बीच में जो पार्टिकल है इसको क्या बोलेंगे, बीबी इंटरैक्शन। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ए इंटरैक्शन है 10 न्यूटन, फोर्स से समझा रहा हूं कि इनके बीच में जो फोर्स लगते हैं वो 10 न्यूटन है, और इसके बीच में भी फोर्स कितने हैं, 10 न्यूटन। जब ए बी बना तो पता चला कि इनके भी बीच में फोर्स कितना था, 10 न्यूटन। मतलब बनने से पहले इंडिविजुअली भी 10 10 था, और बनने के बाद भी इंटरेक्शन कितना है, 10 है। यानी बनने के बाद इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन इसको हटा दो, पता चला सर बनने के बाद इंटरेक्शन 50 न्यूटन हो गया। एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है ना कि बनने के बाद इंटरेक्शन 2 न्यूटन हो गया। इसी को बोलते हैं नॉन आइडियल सिचुएशन। क्या है नॉन आइडियल, कि जो इंडिविजुअल है ना, मिलने के बाद या तो वैल्यू उससे बड़ा हो जाए या कम हो जाए। अच्छा, अगर इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, जरा सुनो, तो ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ गया ना,
तो अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। यानी कि आने वाली जो पीएस होगी ना, पिट्टी, वो लेसर होगा। यही कहलाता है निगेटिव डेविएशन, जो लिखा है वहां पे। और अगर ये इंटरेक्शन कम गया, तो कम पकड़ा हुआ है ना फोर्स, तो ज्यादा उड़ेगा ना, तो इसके आने वाली जो नेट रिजल्टेंट प्रेशर होता है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो ध्यान से थोड़ा समझो, थोड़ा थ्योरी है कि जब जब पॉजिटिव डेविएशन होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कब बढ़ेगा? जब इंटरेक्शन कम होना चाहिए। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में इंटरेक्शन जो है ना सॉल्यूशन में घटता है, किसके तुलना में? जहां से वो मिल करके बना है। ए और बीबी की तुलना में ए बी का इंटरेक्शन कम जाएगा। ये बात तो इतना उसमें मैं लिखा हूं, और भी कई सारी बातें हैं, और सुनो, और फिर से सुनना, आ जाओ, फिर से पढ़ाते हैं। मान लीजिए सर इसकी वॉल्यूम 10 लीटर सॉल्यूशन की है, और इसकी भी वॉल्यूम 10 लीटर ही हमने बराबर लिया है। मिलने के बाद हमको मिला कि इसकी वॉल्यूम 20 लीटर था। तो जरा सुनो तो, इनिशियली टोटल कितना है? 20 है। और मिलने के बाद भी कितना है? 20 है। यानी मिक्सिंग करने पे वॉल्यूम चेंज हुआ है क्या? नहीं। जब मिक्सिंग करने पे वॉल्यूम चेंज ना हो, तो लिखते हैं कि अगर डेल्टा भी मिक्सिंग अगर जीरो हो, तो सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल है। लेकिन जरा ये लफड़ा एक हो सकता है, देखो, ये बहुत इमेजिनरी होता है, कभी कभी लगता है ऐसा होता है सर, होता है तभी तो पढ़ना है, सिलेबस में है। अगर ये 10 लीटर है, ये 10 लीटर है, तुम मिलाया ना तो पता चला कि ये 50 लीटर हो गया, तो ये तो बड़ा इत्तेफाक, वही तो सोचना है कैसे हो सकता है। मतलब इसकी वॉल्यूम 10 लीटर है और उसकी वॉल्यूम 10 लीटर है, मिलाने से वॉल्यूम 50 लीटर कैसे हो गया? तो यही तो समस्या है। क्योंकि देखो, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम लोग जितने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सॉल्यूशन ना, जितने भी पढ़ते हैं वो सब आइडियल ही पढ़ते हैं। नॉन आइडियल आज तक जितनी केमिस्ट्री में पढ़े हो, थर्मो, इक्विलिब्रियम, सब आइडियल केस में है। नॉन आइडियल में ऐसा कहीं होता है क्या? मोल में ऐसा कहीं पढ़े हैं कि 10 10 मिलाने से 50 होगा? नहीं, पूरा मोल की थ्योरी ही गलत हो जाएगी। वॉल्यूम हमेशा ऐड होता है, न तो घटता है और ना ही बढ़ता है। ये नॉन आइडियल एक स्पेशल सॉल्यूशन ही होता है। क्यों ऐसा हुआ? देखो एक्सप्लेनेशन क्या है। वही एक्सप्लेनेशन है जी, वॉल्यूम क्यों बढ़ा। इनके बीच में जो इंटरेक्शन है ना, वो मिलने के बाद कम गया। कमने से एक्सपैंड करता है वॉल्यूम। प्रैक्टिकली ऐसा सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन वो बाकी जगह नॉर्मली दिखता कम है, कहीं कहीं देखा जाता है। इसका एग्जांपल भी मैं दिया हूं। ये लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। जनरली हम ऐसे सॉल्यूशन डेली लाइफ में नॉन आइडियल यूज नहीं करते हैं, बट लैब के अंदर दो तीन चीज को मिलाओगे, नीचे एग्जांपल में लिखा भी है, नॉन आइडियल के कुछ एग्जांपल में लिखा हूं, तो वो पर्टिकुलर कुछ मिलाते हैं केमिकल को, तो नॉन आइडियल की तरह बिहेव करना चालू कर देता है। तो एक बात सुनो, देखो, हाँ देखो ना, फिर से और सोचते हैं। तो सर एक कंडीशन है कि वॉल्यूम बढ़ गया, तो जब वॉल्यूम बढ़ गया तो भी है नॉन आइडियल। दूसरा हो सकता है वॉल्यूम घट जाए। तो मैं देखो उसमें एक सेक्शन बनाया होगा, वॉल्यूम का लिखा है, जब जब डेल्टा भी जीरो है तो आइडियल है, और जब जब डेल्टा भी प्लस में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव में जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन। और अगर घट गया तो क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन। इतना तो हमने निपटाया, और भी कई सारी बातें हैं। आओ इंथैल्पी पे चर्चा करते हैं। पूरा थ्योरी है, सुनना इसमें। आइडियल जो सॉल्यूशन होता है उसकी डेल्टा एच की वैल्यू कितना लिखा है? 0। इसको कैसे समझेंगे? बड़ा सिंपल है। वो इंडिविजुअल का इंथैल्पी कुछ है, इसकी इंथैल्पी कुछ है, लेकिन मिलाने के बाद भी इंथैल्पी सेम है। मतलब उस वो, अब तो थर्मो में हमने पढ़ा है डेल्टा एच के बारे में, इंडिविजुअल सॉल्यूशन के कुछ डेल्टा एच की वैल्यू दी है, लेकिन मिलाने के बाद नेट सॉल्यूशन का भी डेल्टा एच वही है। मतलब डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं है। तो जब डेल्टा एच चेंज 0 होता है तो उसको बोलते हैं आइडियल। लेकिन फिर देखो सेकंड केस, अगर डेल्टा एच बड़ा हो गया, मतलब इन दोनों को जैसे मिलाया ना, अगर सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है, तो ठंडा मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक। तो यहाँ लिखा हम पढ़ा है, इंडो तो उसे पढ़ा है ना थर्मो में, जब जब सॉल्यूशन कूल होता है तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। एक्सो में तो क्या होता है? हीट बाहर निकलेगा तो गर्म होगा। तो याद रखना, जब जब डेल्टा एच की वैल्यू, याद क्या रखना है, नॉर्मल पता भी है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है उसको एंडोथर्मिक ही बोलते हैं। आगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला भी देख लो, चौथा नंबर, वो अभी हमने समझा दिया है ना, लिखा है वही चीज है, ठीक है। एस्केपिंग टेंडेंसी, वही उड़ने वाला, वो मैंने समझा दिया। एग्जाम्पल बहुत
पूरा एकदम एग्जाम्पल है, देखो ना कितना गंदा है साला। तुम बोलोगे सर इसका क्या होगा जिंदगी में, इसके इसके बारे में सुनोगे तो तुम चौंक जाओगे। जेई के पिछले कई हर साल में एक मतलब अल्टरनेटिवली देखा गया है कि पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर बिहेव्स एज आइडियल सॉल्यूशन, और उसमें से इन्हीं में से कोई एक एग्जाम्पल डाल देता है। तुम बोलोगे सर इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है याद रखने का। एक्सप्लेनेशन कुछ तो है, बट कुछ को समझने के लिए कुछ इनऑर्गेनिक आना चाहिए। मैं कुछ कुछ का एक्सप्लेनेशन तुमको दे सकता हूं, एक्सप्लेनेशन है, लेकिन बहुत डीप अगर नॉलेज हो ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो बिना याद किए भी हम देख के बता सकते हैं। जैसे तुम देखो, क्वेश्चन आया कि एक सॉल्यूशन है एसीटोन और इथेनॉल का, बताओ ये कैसा सॉल्यूशन है, आइडियल है, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव, या नॉन आइडियल विथ निगेटिव। जो रट के गया है उसको दिख रहा है कौन है नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव। तो एक तो है उपाय कि डब्बा रट लो, एग्जाम में तुम लोग सर अगर मान लीजिए दूसरा आ गया तो असंभव, जो लिखा हूं इसी में से आएगा क्योंकि हमने सब लिख दिया है इसमें इसी में से आता है। लेकिन तुम बोलोगे नहीं तो रटने वाला तो बहुत भारी है, क्योंकि मेरे को खुद नहीं याद है यार इसमें, क्योंकि याद होना बहुत मुश्किल है। एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कुछ का करता हूं, कुछ धीरे धीरे इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तुमको पता चलेगा। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा सुनना। ये जो एसीटोन है ना और इथेनॉल, इसका अब पहले तो समस्या क्या है ना कि तुमको फॉर्मूला ही नहीं पता है। एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है, इसलिए तो बोल रहे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक तो इसमें हमको पता चलेगा। और इसको इथेनॉल बोलते हैं। हाँ, ये है एसीटोन इसको बोलते हैं, और इसको इथेनॉल है। सुनो, ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल क्यों है मैं एक्सप्लेन तुमको करता हूं, तुमको लगेगा कि हाँ ये सच है ऐसा होना चाहिए, और एक्चुअली इसीलिए होता है। देखो, ये दोनों पहले से अलग अलग बीकर में था। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जब इन दोनों को मिलाया गया होगा ना, इसको बोलो ए इसको बोलो बी, तो गारंटी है कि ए बी इंटरेक्शन कम होगा। अभी बताया ना, पॉजिटिव डेविएशन तभी होगा ना जब ये वाला इंटरेक्शन इन दोनों से क्या हो, कम हो। तो अब इसको हम कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, है प्रूफ देखो। अभी पढ़ाएंगे सर तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। होता क्या है इथेनॉल में कि इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देखो कैसे। अब इथेनॉल का एक बीकर है तो उसमें इथेनॉल के कई सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो होता है कि इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, और ये इंटरेक्शन को बीबी इंटरेक्शन बोलते हैं। इसमें तो बोलो सर इसमें क्या होता है, इसमें डाइपोल मोमेंट होता है, अभी पढ़ोगे। डाइपोल मोमेंट ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा ना उसकी डाइपोल मोमेंट ऐसे होगी, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ये इंटरेक्शन बहुत ज्यादा तगड़ा होता है। जैसे ही दोनों को मिलाओगे तो देखो, अब इस सॉल्यूशन में दो लोग आ जाएंगे, एक ये और दूसरा ये। इन दोनों के बीच भी तुम बोलोगे सर इंटरेक्शन तो हो सकता है ना, लेकिन यहां पे इंटरेक्शन कम जाता है इन दोनों की तुलना में। अगर इसका इंटरेक्शन कमेगा ना तो ये भी कमेगा, तो इसकी वेपर प्रेशर बढ़ने लगती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन है। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम यही है, ये हमको पता ही नहीं चलेगा अभी जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक तो, कि किसमें इंटरेक्शन कम है किसमें ज्यादा है। तो फिलहाल छोड़ दो, आगे जब पढ़ोगे तो रिवीजन करोगे भविष्य में तो तुमको याद आएगा कि ऐसे करके हम इसका डिराइव कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअली। कुछ तो याद रख सकते हो, एक बार देखो ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो हम तो क्या किया था, हम हमारा एग्जाम था तो हम छोड़ दिया था भगवान भरोसे। हम सोचे थे कि हमारे परीक्षा में नहीं आएगा, और सही में नहीं आया था, है ना। तो हम याद करके नहीं गए थे, नहीं हमको सर बोले थे कि याद कर लेना, नहीं तो मुश्किल है भैया ये याद करना। अब ग्राफ में आ जाओ। अभी जो पढ़े हैं ना इसको हम ग्राफ से समझते हैं, ऊपर में ग्राफ है, तो जो बात हमने थ्योरी में पढ़ा उसका ग्राफ दिया है, तो तुम ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। हाँ, सबसे पहले इसमें ग्राफ बनाया है आइडियल का। तो मैं ये ग्राफ पहले तुमको समझाता हूं, नहीं तो ग्राफ कई बार लोग रटते रहते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। देखो, दो एक्सिस क्यों बनाए हैं इसका रीजन सुनो। यही ग्राफ अब समझ लो, जो लिख रहे हो अभी रुक जाओ फिलहाल, क्योंकि ये थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, ए और बी से मिला करके सॉल्यूशन बनाए हैं, ठीक है, ओके। तो देखो हम क्या करते हैं, एक काम करो, ए का पार्शियल प्रेशर कैसे लिखेंगे, एक से
पी नोट ए, और बी का पार्शियल प्रेशर लिखेंगे एक्स बी पी नॉट बी। अच्छा जरा देखो तो यहां पे अगर मैं लिख दूं एक्स ए का वैल्यू जीरो है, तो एक्स बी का वैल्यू जीरो नहीं होगा, वन होगा। क्यों? क्योंकि टोटल तो वन ही होना चाहिए ना, टोटल वन ही रहना चाहिए। तो एक को अगर ओरिजिन पे जीरो, अच्छा लेकिन आगे बढ़ोगे तो यहाँ एक्स से कितना हो जाएगा वन, और एक्स भी कितना आ जाएगा जीरो। थोड़ा ग्राफ को जरा पूछते हैं। सर इसको, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बोलता है कि जब एक्स का वैल्यू वन है तो ये किसके बराबर है? पी नोट ए। इसका मतलब हमको लगता है इसका ग्राफ ऐसे बनना चाहिए। सोचो, जब एक से धीरे धीरे करके देखो बढ़ेगा ना, ये घट रहा है ऐसे करके, तो ये जब वन हुआ तो ये वैल्यू यहां पे कहीं प्लॉटिंग हो गया, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? पी नॉट ए के बराबर। तो ऐसे ही हम बी के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन तुम बोलोगे ना कि सर एक बात बताओ, ये ग्राफ में थोड़ा नीचे क्यों रखा है? देखो, ये क्वेश्चन है ना, देखो तुम ग्राफ को गौर से देखो, इसको थोड़ा नीचे रखा है। ऐसे भी तो रख सकते थे ना कि एकदम बराबर बराबर रखो। ये क्वेश्चन है क्यों इसको नीचे में क्यों काट रहा है? तो बहुत सरल है। सच तो यह है कि बराबर तो कभी नहीं रख सकते हैं, या तो नीचे रखो या तो ऊपर रखो। क्यों? क्योंकि दो सॉल्यूशन सेम थोड़ी ना है, अलग अलग सॉल्यूशन होंगे तो उनका ओरिजिनल वेपर प्रेशर अलग अलग होगा ना। तो इसका फाइनल पॉइंट कुछ होगा तो इसका फाइनल पॉइंट कुछ होना चाहिए। मे भी बड़ा भी हो सकता है, मे भी छोटा भी हो सकता है। हमने उसमें छोटा मान लिया था। तो अगर मन में तुमको डाउट हो कि सर ये ऊपर नीचे क्यों काटा है, तो सीधा एक्सप्लेनेशन है, सर दो अलग अलग लिक्विड है ए और बी, तो दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है, तो दोनों को हम ऊपर ऊपर अलग, कहीं अलग मतलब या तो ऊपर रखो या तो नीचे रखो, बराबर मत रखना। अच्छा ये तो ठीक है। जब इसको मिला दोगे ना तो ये नेट बताता है पीटी, पीए प्लस पीबी। तो ये ग्राफ है, मतलब ये है पीए का ग्राफ और ये है पीबी का, और जब ये दोनों को मैच कर देते हैं तो किसका बन जाता है? पीटी का। तो ये जो ग्राफ बना, ये है आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ ऐसे बनते हैं। बस इसको ध्यान से एक बार समझ लो, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, अब सुनो आगे, आगे तो तुरंत हो जाएगा। देखो, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन, ऊपर थोड़ा सा हमने क्या किया है ना, हमने उल्टा बना दिया है ग्राफ को। मतलब हमने बनाया ठीक है, जो डॉटेड लाइन से दिखाया है ना उसको सॉलिड हमको दिखाना चाहिए था। तुम समझ रहे हो? सॉलिड लाइन का मतलब वो होता है नया वाला ग्राफ। हमने क्या कर दिया ना, नए वाले को हमने डॉटेड से बना दिया है। तो तुम लोग चाहो तो सुधार कर सकते हो, अदरवाइज चलेगा। मैं लेकिन समझा देता हूं। ये जो डॉटेड लाइन से बनाया है वो क्या बताता है कि जब पॉजिटिव डेविएशन होंगे तो जो ओरिजिनल वैल्यू है ना उससे क्या चला जाएगा? उठ जाएगा ग्राफ। तो देखो, सब में उठाना है, इंडिविजुअल में भी उठाना है और रिजल्टेंट में भी उठा देना है, और निगेटिव में क्या करना है? गिरा देना। तो तुम चाहोगे तो उल्टा भी कर देना, तुम डॉटेड लाइन से उसको बना देना और उसको सॉलिड लाइन से बना देना, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, तो ये फिलहाल तुम्हारा ग्राफ था, और ये नॉन आइडियल पॉजिटिव इसको बोलते हैं। लास्ट के पेज में आ जाओ, एक पेज ही बचा है बस, है ना, इसको लिख लेना अच्छे से। अब एक छोटा सा टॉपिक है, इसका नाम है एजियोट्रॉपिक। पूरा थ्योरी है इधर है, इसे सिर्फ थ्योरी आता है, तुम देखो पीवाई क्यों ना सिर्फ थ्योरी वो पूछा है इसमें से। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है? उसको शॉर्ट में एजियोट्रॉप्स भी बोलते हैं। ये समझ लो थोड़ा सा, ध्यान से रुक जाओ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये नया मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान सुनना। तो एक एक पॉइंट हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट पढ़ो तो क्या लिखा है? पहला लिखा है बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब एजियोट्रॉपिक कैसा सॉल्यूशन है? बाइनरी है, मतलब दो लोगों को मिला करके बनाते हैं। डन। अच्छा, दो लोग में कुछ भी मत मिलाना है, उसमें ब्रैकेट में लिखा है दोनों लिक्विड कैसा होना चाहिए? मिसिबल हो। मिसिबल समझते हो ना, कि का मतलब पानी दूध ऐसा होता है ना, मिसिबल होता है। पानी और पेट्रोल मिसिबल नहीं है, उसको ही मिसिबल बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है? सेकंड लिखा है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बॉयल्स एट सेम टेम्परेचर लो। ये तो भारी लफड़ा हो गया, इसको समझाना पड़ेगा। आओ आओ देखो इधर, अब तुमको थोड़ा नाइन्थ क्लास हम थोड़ा एक मिनट बताता हूं। देखो, अगर यहां पे सॉल्यूशन में तुम पानी लो और पानी के साथ कुछ क्या ले लेते हैं? बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन ले लो। ठीक है, या कुछ एक्स ले लो, बेंजीन लेना फिर लफड़ा होता है, एग्जाम्पल एग्जैक्ट नहीं लेना चाहिए, बाद में दिक्कत हो जाता है। कुछ एक्स मान लेते हैं, नीचे से आग लगाओ, गर्म होगा। हम लोग टेंथ में पढ़े थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नाइन्थ में, है ना? नहीं पढ़ा है क्या कोई? इसके अंदर से ऐसे करके पाइप लगाते हैं और यहां से जो वेपर निकलता है ना इसमें घुसता है,
ये वेपर इधर जाता है और इसको इधर क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, है ना। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस प्रिंसिपल पे आधारित होता है पता है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मान लीजिए सर पानी का, मान लीजिएगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है और एक्स की बॉइलिंग पॉइंट 80 है, तो बताओ तो वेपर कौन पहले बनेगा, एक्स। तो एक्स वेपर बन के जाएगा आगे, इधर निकलेगा, एक्स को सेपरेट कर लेंगे। एक्स जब सेपरेट हो जाएगा, फिर जैसे ही 100 टेम्परेचर पहुंचेगा, फिर कौन वेपर बनेगा, पानी, फिर पानी को सेपरेट कर लेंगे। ऐसा बोला हम लोग 9th में पढ़े थे। लेकिन एजियोट्रॉप्स अलग है। ये वो सॉल्यूशन को एजियोट्रॉप्स बोलते हैं जिसमें दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम होता है। तो क्या एजियोट्रॉप्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे, असंभव। तुम वेपर बनाओगे ना तो दोनों एक के बार में वेपर बन जाएगा, फिर इधर कंडेंस होकर फिर प्रकट हो जाएगा, तुम तबाह हो जाओगे, वो छोड़ेगा नहीं एक दूसरे को। तो ये पहला इसका गुण है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो एक परीक्षा में आता है, क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, है ना। तो पूछता है एजियोट्रॉप्स को नहीं करेंगे, सिंपल रीजन है जी, वेपर साथ साथ बनता है। ये बात अपने को समझ में आया। अच्छा एक बात और सुनना, अगर वेपर, अब एक बात और थोड़ा सुनो, अगर ए का मान लीजिए अमाउंट है 50 ग्राम और बी का अमाउंट है 20 ग्राम, और सब हम वेपर बना दिए, तो वेपर में ए कितना होगा, 50 ग्राम, और बी भी कितना होगा, 50 ग्राम। इसका मतलब जो एजियोट्रॉप होता है ना, उनका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में क्या होता है, सेम होता है। ये भी पॉइंट कहीं लिखा है, पढ़ के देखो तो, पढ़ते हैं। अब आओ, अब पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पढ़ लिए, सेकंड पढ़ लिए, थर्ड पढ़ो क्या लिखा है भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिस सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड, समझ में आ गया। थर्ड फोर्थ क्या लिखा है, कंपोजिशन विल सेम इन लिक्विड एंड वेपर, बहुत क्लियर है। बहुत एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है सर, वेपर बनेगा ना तो सब चला जाएगा ऊपर, तो जितना नीचे अमाउंट था उतना ही ऊपर होगा। तो डन हो गया, आगे सुनो। आगे लिखा है, हाँ आगे वो फोटो बना के ही समझाया है। दो प्रकार के एजियोट्रॉप्स होते हैं, ये थोड़ा यहां से क्वेश्चन आया है, नीट में भी आया है। पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, जिसको निगेटिव एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। समझा देता हूं, सब लिखा है। मिनिमम में क्या लिखा है पढ़ो, इन दिस इन दिस दोज सॉल्यूशन कम, कितना घटिया इंग्लिश लिखा है यार, इन कितना घटिया इंग्लिश है देखो ना। इन दिस दोज सॉल्यूशन कम विच आर नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन, समझ में आ रहा है। मतलब इसमें वो सॉल्यूशन को लेते हैं जो नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन, अच्छा मतलब इसका कनेक्शन पीछे से है। हाँ, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहलाते हैं। बात तो सही लगता है, क्योंकि नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन में इंटरेक्शन कमजोर हो गया था, तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, इसलिए उसका नाम पड़ गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो कनेक्शन है उसके साथ, सही है। तो परीक्षा में ऐसे भी तो आ सकता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज कंसिडर्ड अंडर निगेटिव एजियोट्रॉप्स, तो वो एग्जाम्पल और पॉजिटिव डेविएशन वाला एग्जाम्पल क्या होगा, सेम होगा। यानी कि वो पढ़ लिया तो ये पढ़ लिया, वो है ना, अलग से नहीं, कुछ सेम ही है भैया। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स उसको उल्टा कर दो, नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन। और एक लास्ट में नोट लिखा है क्या, आइडियल सॉल्यूशन। हाँ तो कैसे करेगा भैया, क्योंकि है ना ये नॉन आइडियल के अंदर में है ना, तो आइडियल वाले तो कर नहीं सकते हैं। तो यही इतना था थ्योरी। लास्ट बचा है सॉल्युबिलिटी, जिसको लिए हम लेकर आएंगे कोल्ड ड्रिंक्स, है ना। तो वो अंतिम टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी, में पढ़ेंगे हेनरी लॉ के बारे में, अंतिम टॉपिक है। इसको लिख लो, थ्योरी ही पूरा है। अब मैं सवाल करो इसमें जितना कर सकते हो, पीवाईक्यू एक बार देख लो, मैंने तो डीपीपी में दे दिया है उसे काम भर, है ना। सब सब सॉल्व कर लो, चैप्टर आसान है, चैप्टर पूरा आसान है, इसका मेंस एडवांस सब कुछ आसान है। इसमें एडवांस कोई एडवांस लेवल नहीं है, मेंस लेवल ही इसमें एडवांस है। तो कोई इसमें भारी सवाल नहीं आते हैं, सब सबसे इजी चैप्टर है। छोटा चैप्टर था, हमने कितने दिनों में निपटाया है, पिछले मंगलवार को चालू किया था, ये हफ्ते में खत्म हो गया। मतलब सबसे कम समय में ही हुआ, रिडॉक्स भी नहीं हुआ था इतना जल्दी। रिडॉक्स भी 3 हफ्ता लगा था भैया, 15-16 लेक्चर उसमें भी है, ये मुश्किल से 12 लेक्चर से भी कम में हो गया। ये होता है, मंगलवार से जोड़ो ना, मंगलवार से फ्राइडे तक, सैटरडे को नहीं पढ़ाया था तुम लोगों को, कि पढ़ाया था, सैटरडे पढ़ाया था, तो 5 दिन उधर और कल तक और चलेगा। तो ये 10-12 दिन, 12-11-12 लेक्चर बस। तो ऐसे होता है पढ़ाई। सोचो मोल पढ़ने में हम लोग को उतना टाइम लगा था, आगे जैसे जैसे जाते हैं ना, मोल तो पढ़ने में 32-33 लेक्चर है ना, और 32-33 लेक्चर को करने में 2 महीना से ज्यादा लगा था, क्योंकि एक महीने में कितने लेक्चर होते हैं मुश्किल से, एक महीने में 20 लेक्चर होते हैं, बीच में छुट्टियां भी तो था ना। स्टार्टिंग में तो लगभग 2.5 महीने चला था, B1 को हमने 2.5 महीने पढ़ाया था मोल, अगर देखो ना डेट, तो 2.5 महीने चला था।
तो ऐसे होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना चैप्टर तुरंत ऐसे उड़ता है, कुछ करना ही नहीं है, बोल दो पढ़ाए हैं, कुछ करना थोड़ी होता है, बोल देना के लिए पढ़ाए हैं, देख लो अपने हिसाब से। तो ऐसा है, इसमें तो मोल ही पूरा है, मोल अच्छे से आता है तो कर लोगे, चैप्टर आसान है। तो ये सैटरडे को पूरा आएगा, पूरा। अच्छा, इसमें एक भी टेस्ट नहीं ना हुआ, ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है इतिहास का जिसमें एक ही टेस्ट हुआ, उसके बाद चैप्टर ही खत्म हो गया, नो एक्स्ट्रा टेस्ट। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे ना, तुमको एक हम और दे देंगे, 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट बना करके तुम लोग सेल्फ स्टडी में दे देना अलग से, तुम लोग को 45 का दे दूंगा। कोटा का एक कोचिंग है, वो बहुत अच्छा कोचिंग है, उसका आता है वो टेस्ट पेपर, वही मैं दे दूंगा, तुम लोग कर लेना बाद में। तो इसमें एक ही टेस्ट होगा, प्रैक्टिकली एक ही होगा, थ्योरेटिकली हम भेज देंगे, है ना, फिर आई निकालते रहना, प्रैक्टिकल डिवाइड बाई थ्योरेटिकल करके, ऐसे करके। ओके ठीक है, तो ये खत्म हो रहा है, कल तक इसको निपटाता हूँ, आज तो बुधवार है ना, बृहस्पति शुक्र शनिचर, है ना, तो 3 दिन बचा है। ठीक है भैया, और चलो पानी पी लो जी, हरे कृष्णा, तुम लाई हो कॉपी क्या? ठीक है।